ये देखिए माँ जी, मेरी पहली रसोई की रस्म के लिए मैंने सबके लिए सूजी का हलवा बनाया है, वो भी एकदम अलग अंदाज में। आप सबको ये बहुत पसंद आएगा। हे भगवान, ये तूने क्या बना दिया बहू? क्यों माँ जी, आपको ये हलवा पसंद नहीं है क्या? अरे नहीं बहू, इस घर में सबकी पसंद अलग अलग है, इसलिए अगली बार जब तू खाना बनाने के लिए जाए उससे पहले सबसे पूछ कर जाया कर। फिर उस वक्त वो हलवा सभी खा लेते हैं, लेकिन बाद में मैं खाना बनाने जा रही हूँ। आज कौन सी सब्जी बनाऊं? मैं मलाई कोफ्ते खाना चाहती हूँ और मुझे पनीर टिक्का मसाला। मैं तो पनीर रोल और पुदीने की चटनी खाऊंगा। और मुझे तो पनीर का सैंडविच खाना है, एकदम टेस्टी बनाना भाभी। क्या आप चारों की अलग अलग फरमाइश है? अब एक साथ में चार अलग अलग पदार्थ कैसे बना सकती हूँ? और ज्यादातर इसमें तो पनीर ही है। हाँ भाभी, हमारा पूरा परिवार पनीर का शौकीन है। अच्छा, ऐसा है क्या? पहली बार तो मेघना कुछ भी नहीं बोलती और उसे सबके लिए अलग अलग पदार्थ बनाने ही पड़ते हैं। फिर एक दिन मेघना बहुत ही कमाल का शाही पनीर बनाती है और उसे खाकर घर के सभी लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। अरे वाह बहू, क्या लाजवाब शाही पनीर बनाया है तूने। इसे तो तू अब हर हफ्ते बनाया कर। सच में बहू, मजा ही आ गया। वाकई में बहू, तुम्हारे हाथों में अलग ही जादू है। अरे आपके कहने का क्या मतलब है जी? मेरे हाथों में क्या मेल थी क्या फिर? अरे नहीं भाग्यवान, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस बहू की। अच्छा अच्छा, रहने दीजिए, मैं सब समझती हूँ। फिर शाम में जब मेघना चाय बनाती है तभी, अरे बहू, जरा पनीर के पकोड़े भी बना दे, और वो पनीर के पॉपकॉर्न होते हैं ना, वो भी बना दे। और भाभी, कल मुझे पुलाव बना कर देना टिफिन में, और उसमें ढेर सारे फ्राइड पनीर के टुकड़े भी डालना, बहुत मजेदार लगता है। ठीक है रिया, मैं दे दूंगी। इस तरह मेघना के ससुराल वाले उसे किसी भी पदार्थ में बस पनीर ही डालने के लिए कहते हैं, जिस कारण वो पूरी तरह परेशान होने लगती है। इस घर में तो रोज रोज बस पनीर ही बनता है, लेकिन आज इतने दिनों बाद मैं सुकून से बैठकर अपना पसंदीदा पिज्जा खाऊंगी, जो बहुत ही अलग होगा। लेकिन तभी वहां पर सुप्रिया आ जाती है। क्या बात है बहू, आज अपने लिए तूने छुप छुप कर पिज्जा बना लिया? नहीं माँ जी, बस मन किया तो बना लिया। सही है। अब चल, मुझे भी दे दे ये पिज्जा, और मेरे वाले में थोड़ा पनीर मिला देना, ताकि उसका स्वाद और बढ़ सके। पर माँ जी, मैं बाहर हॉल में जा रही हूँ, तू वहीं पर ला कर दे मुझे। नालायक बुढ़िया, मन तो ऐसे करता है कि इसके पनीर में जहर मिलाकर सबका एक बार में ही काम तमाम कर दूं। इन सब ने तो मेरे नाक में दम करके रखा है, और खास करके मेरे इस भुक्कड़ सास ने। फिर एक दिन, आज तो मजा आएगा, घर में मेहमान आने वाले हैं, इसका मतलब तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनेंगे। क्या मेहमान? हाँ बहू, इसीलिए आज तुझे ढेरों पकवान बनाने हैं। लेकिन माँ जी, आज तो मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, और अगर आप मुझे पहले ही बता देती तो मैं जल्दी उठकर सारा काम कर देती ना। अरे बेवकूफ लड़की, कहाँ तू मरे जा रही है? एकदम सही सलामत तो है। एक काम कर, आज की अपॉइंटमेंट तो कैंसिल कर दे और कल परसों चली जाना वहां पर, क्योंकि आज मेहमानों के लिए खाना तो तुझे ही बनाना होगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मेघना रसोई में चली जाती है और गुस्से में आकर वो सारा खाना बनाने लगती है। कितने निर्दयी ससुराल वाले मिले हैं मुझे, इन्हें तो बस खाने को चाहिए, बाकी इन्हें इंसान का दुख और तकलीफें दिखाई भी नहीं देती। मुझे तो बस इन्होंने मशीन ही समझ के रखा है। सुबह शाम बस इन्हें ठूसने के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बना कर दिया करो। मेहमानों के लिए बनने वाले खानों में आधे पदार्थ तो पनीर के ही होते हैं। फिर एक दिन जब मेघना अपने मायके चली जाती है, तभी वहां पर उसकी माँ उसके लिए ढेर सारे अलग अलग तरह के पकवान बनाती है। ये सारे अलग अलग तरह के पकवान देखने के लिए मेरी आंखें तो तरस गई थी माँ।
वरना वहां मेरे ससुराल में मुझे तो बस दिन रात सुबह शाम पनीर ही बनाना पड़ता है। बेचारी मेरी बच्ची। अरे क्या बेचारी माँ, इन सब में आपका और पापा का ही दोष है। आप दोनों ने ही मेरा रिश्ता उस घर में जोड़ा है। अब देखिए आपकी इस फूल सी बेटी पर कितने अत्याचार हो रहे हैं वहां पर। अरे अब हमें क्या पता था बेटा कि तेरे ससुराल वाले इतने भुक्कड़ और बेशर्म है। देखो माँ, अब जब जब मुझे अलग और स्वादिष्ट खाना खाने का मन करेगा तब मैं आपके ही पास आऊंगी और आपको मुझे जो चाहिए वो सब बना कर देना होगा। बाकी मैं कुछ नहीं जानती। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुझे जब जो भी खाना हो तब तू वो फरमाइश कर देना। तेरी ये माँ तेरे लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन तू फिक्र मत कर बेटा। फिर उस दिन मेघना लंबे समय के बाद पनीर के सिवा कुछ अलग खाती है, जिस कारण उसे बहुत खुशी मिलती है। फिर एक रोज, अरे मेघना, आज मेरा छुट्टी का दिन है, इसीलिए तुम आज बढ़िया सा शाही पनीर बना दो और मेरे लिए पनीर की भुर्जी और गर्मा गर्म घी वाले फुलके। हे भगवान, आप सब कितना पनीर खाते हो। किसी भी चीज का इतना सेवन करना घातक भी हो सकता है। गैस, कोलेस्ट्रॉल, इन सब की दिक्कतें हो सकती हैं, खास करके आपको और पापा जी को। अरे वो सब छोड़ दे, एक ही तो जिंदगी है, अब उसमें भी इतना परहेज करे क्या। पर माँ जी, ना सिर्फ सेहत के हिसाब से लेकिन पैसों के हिसाब से भी रोजाना पनीर खाना सही नहीं होता है। हमारे रोजमर्रा के खर्चे कितने होते हैं, ऊपर से नए फ्रिज और टीवी का ईएमआई भी चालू है, और पनीर तो कितना महंगा मिलता है, पूरा का पूरा बजट ही बिगड़ जाता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप सब लोग ये पनीर का पागलपन छोड़ दीजिए। क्या? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पनीर खाए बिना हमारा खाना हजम ही नहीं होगा बहू, और तू तो उसे ना खाने की बात कर रही है। तो फिर मैं क्या बोलूं माँ जी। अरे आपको क्या है, घर तो मुझे चलाना पड़ता है, घर के सारे खर्चे देखने पड़ते हैं। आपका बेटा तो मेरे हाथ में एक्स्ट्रा के पैसे भी नहीं थमाता। अरे अगर इतना ही है तो तू बाजार से पनीर क्यों लाती है, घर में ही बनाया करना उसे। क्यों इतना नाटक कर रही है? क्या कहा? घर पर? लेकिन माँ जी, घर पर बनाओ या बाहर से लाओ, एक ही बात हो गई ना। पनीर बनाने के लिए दूध का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा, और दूध के दाम कम थोड़ी ना है। दूध भी तो कितना महंगा आता है, ऊपर से दूध को उबालने के लिए गैस भी कितना जाएगा। ये बात भी तो सोचिए ना आप। अरे हद है बहू, तुझे ना तो बाहर से पनीर लाना है और ना ही घर पर बनाना है। आखिर चाहती क्या है तू? ठीक है माँ जी, अब आप तो सुनने या मानने वालों में से नहीं हो। मैं घर पर ही बना देती हूँ पनीर। जा अब जल्दी से दूध लाकर बना दे, नहीं तो बस नखरे करने आते हैं इसे। फिर मेघना अपना सारा दुख माँ को कॉल करके बताती है। अरे माँ, इन लोगों ने तो मुझे मुफ्त की नौकरानी समझ के रखा है। अरे पक गई हूँ मैं यहाँ पर। अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि इतना सारा पनीर खा खा कर ये लोग भी एक ना एक दिन पनीर ही बन जाएंगे। अरे इतना खाना तो शैतान भी नहीं खाता होगा जितना कि तेरे ससुराल वाले खाते हैं। और पनीर क्या अच्छी चीज है क्या? और उसे ज्यादा मात्रा में खाना बिल्कुल भी सही नहीं है। और नहीं तो क्या, लेकिन इन लोगों को अगर समझाने जाओ ना तो ये लोग उल्टा मुझे ही सुना देंगे। खुद को कुछ ज्यादा ही होशियार समझते हैं ये सब। तू अब एक काम कर बेटा, अब से तू घर के पनीर में जो जो खाना बनाएगी उसका स्वाद पहले से थोड़ा खराब ही रखना, ताकि जब भी कोई ये बोले कि ये पदार्थ थोड़ा कम स्वादिष्ट बना है तो तू सारा कसूर घर के बनाए पनीर पर डाल दे। और फिर इस तरह वो लोग ना तो घर का पनीर खा पाएंगे और ना ही महंगाई के कारण बाहर से पनीर मंगवा पाएंगे। हाँ माँ, ये सुझाव आपका बहुत बढ़िया है, अब तो मैं यही करूंगी। फिर उस दिन से मेघना जो भी बनाती है उसमें कुछ ना कुछ कमी ही छोड़ देती है, जिस कारण घर वाले अब उसके खाने में कमियां निकालने लगते हैं। ओफो भाभी, आज का बटर पनीर तो एकदम अजीब ही स्वाद दे रहा है। हाँ बहू, अरे क्या हुआ है तुझे? रोज तो तू कितना बेहतरीन खाना बनाती है, तो फिर आज अचानक से ऐसा खाना तूने क्यों बनाया है?
लगता है ये घर के बनाए हुए पनीर के कारण हुआ है। मुझे घर पर ठीक से पनीर बनाना नहीं आता ना, इसीलिए। हे भगवान! अरे लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है बहू? बड़ी ताज्जुब वाली बात है, क्योंकि तू बाकी का खाना तो कितने अच्छे से बना लेती है, तो फिर ये मामूली सा पनीर बनाना तुझे नहीं आता? कमाल है। अब क्या करूं माँ जी? मेरी माँ ने मुझे घर पर सब सिखाया, लेकिन पनीर बनाने की कभी नौबत ही नहीं आई, क्योंकि माँ तो हमेशा बाजार से ही पनीर लाती थी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अब से मैं पनीर को छोड़कर बाकी के अलग अलग पदार्थ बनाया करूंगी, तो फिर आप सब भी उसे अच्छे से खा पाओगे। अरे नहीं नहीं, हरगिज नहीं। इस घर में पनीर बनना बंद नहीं हो सकता। अगर तू घर पर ठीक से पनीर नहीं बना सकती, तो मैं उसे बनाऊंगी, लेकिन पनीर तो बनकर ही रहेगा। क्या? अब सुप्रिया घर पर ही पनीर बनाया करती है और मेघना अब फिर से परेशान हो जाती है। फिर एक दिन जब सुप्रिया बाजार में खरीदारी करने जाती है, तभी उसे एक नई डेयरी खुली हुई दिखती है, जिसमें सस्ते दाम में पनीर मिल रहा होता है, और वो देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है और पनीर लेकर वो घर पहुंच जाती है। इतना सस्ता पनीर? लेकिन कैसे माँ जी? अरे हमारे मोहल्ले में अब एक नई डेयरी खुली है, वहीं से लाया है मैंने, और इसका दाम तो आधे से भी कम है। अरे वाह! अब ना किसी बजट की चिंता और ना ही पनीर बनाने की चिंता। अब तो हम जितने चाहे उतने पदार्थ बना सकते हैं। घर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन मेघना का सर दर्द और बढ़ने लगता है, और अब से वो उस सस्ते पनीर को इस्तेमाल करके ही घर का सारा खाना बनाया करती है। फिर एक दिन अचानक से पुलकित का पेट बुरी तरह खराब हो जाता है। हे भगवान! मेरा तो बहुत पेट दर्द कर रहा है। ये लो, ये दवाई खा लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। लेकिन बेटा, तुझे इतनी तकलीफ कैसे हो गई? तूने जरूर बाहर का कुछ खाया होगा। हाँ माँ, वो कल मैंने स्टेशन वाले चाइनीज नूडल्स खाए थे, और शायद इसीलिए मेरा पेट खराब हो गया है। हे भगवान! अरे तू क्या जरा पागल हो गया है क्या? घर में बहू कितने अच्छे और ताजे पकवान बनाती है, तो फिर तुझे बाहर मुंह मारने की क्या जरूरत थी? अरे माँ, वो दोस्तों के कहने पर मुझे खाना पड़ा। अब खबरदार, जो आइंदा से बाहर का कुछ खाया तूने तो, समझा कि नहीं? हाँ माँ, समझ गया। लेकिन 2 दिनों के बाद अचानक से सुप्रिया और इंद्रेश का पेट भी खराब हो जाता है, और साथ ही रिया और मेघना के पेट में भी हल्का सा दर्द होने लगता है। फिर वो लोग डॉक्टर को बुलाकर चेकअप करवाते हैं। तभी लगता है आप सबने एक साथ कोई ऐसा पदार्थ खाया है जिसके कारण ये सब हुआ है। और पुलकित जी, आपको चाइनीज नूडल्स से नहीं, बल्कि उसी पदार्थ के कारण ये तकलीफ हो रही है। लेकिन आजकल में आपने ऐसा कौन सा नया पदार्थ खाया है? नया पदार्थ? लेकिन नया पदार्थ तो हमने वो सस्ता वाला पनीर खरीद कर लाया है, लेकिन हम तो उसे रोजाना खाते हैं। क्या रोजाना खाते हो? लेकिन पनीर को रोजाना खाना कितना गलत है, खासकर आप जैसे बुजुर्ग लोगों के लिए। अरे पनीर जल्दी से पच नहीं पाता है, और आपने जो पनीर लाया है ना, वो सस्ता इसीलिए है क्योंकि उसमें मिलावट की गई है। आजकल बाजार में ऐसे काफी मिलावटी पनीर मिलते हैं। बाप रे, मिलावटी पनीर? ऐसा भी होता है क्या? अरे मैं तो आप लोगों को हमेशा कहती थी, लेकिन मुझे तो आप सबने बेवकूफ समझ के रखा है। अब डॉक्टर के मुंह से ही सुन लीजिए। देखिए, अब से आप सब पनीर को रोजाना मत खाइए। हर 10 या 15 दिन में एक बार तो समझ आता है, लेकिन अगर आपने उसे रोजाना खाया तो आपकी हालत बद से बदतर हो सकती है। डॉक्टर के कहने पर सबकी अकल अब ठिकाने पर आ जाती है, और उस दिन के बाद से घर में रोजाना पनीर बनना बंद हो जाता है। रितिका की हाल ही में परम नाम के लड़के से शादी हुई होती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। परम, तुम्हें पता है, तुम दुनिया के सबसे हैंडसम हस्बैंड हो, और तुम्हारी सबसे खास बात, जिसे देखकर मुझे तुमसे और भी ज्यादा प्यार हुआ था, वो है तुम्हारे ये डैशिंग काले घने बाल। एकदम हीरो लगते हो तुम इनमें। अच्छा जी, ऐसी बात है क्या?
वेल, थैंक यू सो मच। चलो, अब हमें अपने कैंडल लाइट डिनर के लिए लेट हो रहा है। लेट्स गो। हाँ परम, चलो चलते हैं। पहले तो दोनों के बीच में सब कुछ एकदम ठीक होता है, लेकिन कुछ सालों बाद अचानक से बढ़ती उम्र के साथ साथ परम के काले घने बाल झड़ने लगते हैं और वो धीरे धीरे टकला होने लगता है। ये देखो परम, मुझे फिर से बाथरूम में तुम्हारे झड़े हुए बाल मिले। ये तुम्हारे बालों को क्या हो रहा है परम? अपने टकले पर देखो, तुम्हारे पास तो सिर्फ गिने चुने ही बाल बचे हैं। परम, हमें अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन रितिका, मेरे दोस्त मिथिल के भी बाल झड़ते जा रहे हैं। उसने कई डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। रितिका बहू, तू चिंता मत कर, मैं घरेलू इलाज से ही इसके गंजेपन को ठीक कर दूंगी। इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम घर में ही इसके बाल वापस लेकर आएंगे। हाँ बहू, ममता सही कह रही है। नहीं माँ जी, आप सही नहीं हो। अरे अगर घरेलू इलाज से ही सब कुछ ठीक होना होता तो डॉक्टर क्या ढोल मजीरे बजाने के लिए बैठे हैं क्या? आप तो कुछ भी बोलती रहती हो। मैं परम को अपने साथ लेकर जाऊंगी और उसे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगी। रितिका अपनी जिद पर अड़ जाती है और वो परम के गंजेपन को दूर करने के लिए उसे कई सारे डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जो उसे कई सारी दवाइयाँ और अलग अलग प्रकार के शैम्पू देते हैं, लेकिन किसी से भी परम को कोई फर्क नहीं पड़ता। वही दूसरी तरफ ममता के उपाय से भी परम के बालों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एक दिन जब रितिका के भाई के बेटे का जन्मदिन होता है, तभी उसे और परम को बुलाया होता है। परम, तुम्हारा ये गंजापन तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा, और ऐसे हालात में मैं तुम्हें अपने साथ मायके हरगिज नहीं ले जाऊंगी। तुम एक काम करो, तुम ये विग पहन लो। अगर इसे पहनोगे तो तुम्हारा गंजा सिर नहीं दिखेगा। क्या? बहू, मेरा बेटा ये विग नहीं पहनेगा। ये जैसा है वैसा ही रहेगा। तुम्हारे लिए या फिर दुनिया वालों के लिए उसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माँ जी, ये विग पहनने से परम का गंजा सिर नहीं दिखेगा और मेरे से ज्यादा इसकी बेइज्जती होने से बच जाएगी। मैं तो इसी की भलाई के लिए कह रही हूँ। क्या आप भी? लेकिन बहू, ठीक है रितिका, तुम्हारी तसल्ली और खुशी के लिए मैं ये विग पहनने के लिए तैयार हूँ। ठीक है? ठीक है परम, एंड थैंक यू सो मच। फिर परम वो विग पहनकर पार्टी में चला जाता है, लेकिन वहां पर थोड़ी देर बाद परम का विग उसके सर से सरक कर नीचे जमीन पर गिर जाता है और उसकी बहुत बुरी तरह से बेइज्जती हो जाती है। और उसका टकला सिर देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। अरे इस घर का दामाद तो जवानी में ही टकला हो गया। और नहीं तो क्या, ये तो उजड़ा चुमन निकला। अरे टकले। सबकी बातें सुनकर रितिका को बहुत शर्मिंदगी होती है और वो घर जाकर परम को खूब सुनाती है। परम, तुमने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। 1000 बार कहा था मैंने तुम्हें कि कोई गड़बड़ मत करना। एक वीक तक नहीं संभाल पाए तुम। तो अब मैं क्या करूं रितिका? मैंने क्या विग संभालने का कोर्स करके रखा है क्या, जो मुझे ये विग संभालने आएगा? कुछ भी बोलती हो तुम सच में। ममता और मैंने तो पहले ही मना किया था, लेकिन तुम कहाँ किसी की सुनती हो। अरे ऐसी बेइज्जती होने से अच्छा तो यही होता कि तुम इसे बगैर विग के ही लेकर जाती। अरे इस चुड़ैल के कारण ही मेरा बेटा गंजा हुआ है। जब से ये इसके जीवन में आई है, तब से मेरे बेटे की सुंदरता पर मानो ग्रहण ही लग गया है। वाह माँ जी वाह, अब तो आप सारा बिल मुझ पर ही फाड़ोगी। आपको और आता ही क्या है? देखो रितिका,
अगर तुम्हें मुझे अपनी सहेलियों के सामने या फिर अपने घर वालों के सामने लेकर जाने में शर्मिंदगी महसूस होती है तो मुझे तुम मत लेकर जाया करो। मैं आगे से कहीं भी नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ। रितिका उस दिन की इस तमाशे के कारण बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठकर किटी पार्टी कर रही होती है। तभी उसे देर रात तक काफी लेट हो जाता है, जिस कारण घर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। परम बेटा, ये बहू कहाँ पर रह गई? कहीं उसके साथ कुछ गलत सलत ना हो जाए। इतनी रात जो हो चुकी है। रुको माँ, मैं उसे फोन करके पूछता हूँ। हेलो रितिका, कहाँ पर हो तुम? अभी तक तुम्हारी किटी पार्टी पूरी हुई या नहीं? टाइम देख रही हो क्या? कितना लेट हो गया है? हाँ परम, बहुत लेट हो गया है। वो एक्चुअली मैं सहेलियों के साथ मिलकर करवा चौथ पार्टी की प्लानिंग कर रही थी और गप्पे लड़ाते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। आई एम रियली सॉरी परम, मैं अब भी निकलती हूँ यहाँ से। नहीं रितिका, तुम वहीं पर रहो, मैं आ रहा हूँ तुम्हें पिक करने। अब इतनी रात गए तुम अकेली कैसे आ पाओगी? क्या? नो वे परम, अगर तुम यहाँ पर आ गए तो फालतू में सियप्पा हो जाएगा। मेरी सारी सहेलियां तुम पर खूब हंसेगी। हेलो हेलो, अरे यार, मुझे फटाफट से इन लोगों के साथ निकलना होगा यहाँ से। लेकिन रितिका और उसकी सहेलियों के वहां से निकलने से पहले ही परम वहां पर पहुंच जाता है और टकले परम को देखकर रितिका की सारी सहेलियां परम पर हंसने लगती है। ओ तेरी रितिका, यार तेरा पति तो टकला हो चुका है। पहले क्या दिखता था और अब? हाँ रितिका, और तुझे तो हमारे साथ करवा चौथ की पार्टी ज्वाइन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तू घर बैठे ही इसका टकला सिर देखकर अपना व्रत तोड़ सकती है। इसका टकला सिर किसी चांद से कम थोड़ी ना है। बस करो तुम सब नॉनसेंस कही के। और परम, तुम चलो यहाँ से। फिर रितिका गुस्सा होकर वहां से निकल जाती है। बालों के साथ साथ तुम्हारी अकल भी झड़ने लगी है क्या परम? तुम्हें पता था कि अगर मेरी सहेलियों ने तुम्हारा टकला सिर देख लिया तो वो तुम्हारा खूब मजाक उड़ाएगी, खूब हंसेगी तुम पर, लेकिन तुम फिर भी उनके सामने आए। क्यों परम? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? अरे नालायक लड़की, इतनी रात हो गई है, इसीलिए मेरा बेटा एक जिम्मेदार पति बनकर तुझे वहां पर लेने आया था और तू उल्टा उसी को सुना रही है। बेशर्म कहीं की। रितिका, काफी रात हो चुकी थी, इसीलिए मैंने आगे पीछे नहीं देखा और बस सीधे तुम्हें लेने वहां पर पहुंच गया। माँ और पापा भी तुम्हारे लिए काफी परेशान हो गए थे। देखो बहू, हमारे बेटे जैसा पति मिलना काफी मुश्किल है। अपने पति की सूरत नहीं सीरत देखो, वरना वो कहावत है ना कि तारों को गिनते गिनते तुम एक दिन अपने चांद को ही खो बैठोगी। ये सब बकवास भरी बातें हैं और बस सुनने में ही अच्छी लगती है। इसे समझ आना चाहिए था। अगर ये अपने बालों का ठीक से ध्यान रखता तो आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। यूं अपने ही पति को मुझे दूसरों से यूं छुपाना नहीं पड़ता। अपने पापा को देखो परम, कितने बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इनके बाल सही सलामत है और कितने घने भी हैं। लेकिन तुम्हारा सर, वो तो किसी बंजर जमीन की तरह हो चुका है। बहू, ये तुम बहुत गलत कर रही हो। अगर तुम एक इंसान को उसकी सुंदरता से प्यार करोगी और उसके ऊपर टिप्पणी दोगी तो सच में एक दिन बुरी तरह धोखा खाओगी। लेकिन रितिका किसी की भी बातों पर इतना गौर नहीं फरमाती। फिर एक दिन उनके पड़ोस में एक नया अमीर कपल रहने आता है। तभी वो उन्हें रास्ते में मिलती है। हेलो, कैसी है आप?
हम आपके नए पड़ोसी हैं। हेलो जी, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। जी हम भी बढ़िया हैं एंड थैंक यू सो मच। बाय द वे, आपके घर पर जो आदमी रहता है वो आपके पति है क्या, जिनके सर पर बाल नहीं है? नहीं नहीं, ये आपसे किसने कहा? वो टकला मेरा कोई पतिवती नहीं है, बल्कि वो तो मेरे घर का नौकर है, नौकर। बल्लू नाम है उसका। मेरे पति विदेश में काम करते हैं और वो तो काफी हैंडसम और डैशिंग है। ओह, ऐसी बात है क्या? दैट्स ग्रेट। रितिका उन दोनों के सामने अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए झूठ बोल देती है, लेकिन उसकी सारी बातें ममता और अखिलेश सुन लेते हैं और घर जाकर सारी बातें परम को बताते हैं, जिसे सुनने के बाद परम को बहुत दुख होता है। रितिका, तुमने उन दोनों नए पड़ोसियों से जो भी कहा है वो बहुत गलत कहा। अरे मैं इतना बुरा हूं क्या जो तुमने मुझे अपना नौकर बना दिया? अरे इससे इतना प्यार से क्या पूछ रहा है? और तू चुड़ैल, मेरे बेटे को इतना नाम रखती है, लेकिन खुद को देख, बूढ़ी चुड़ैल दिखती है तू। डायन कही की, अपने ही पति के बारे में ऐसे बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? लेकिन माँ जी। चुप रहो रितिका बहू, आगे कुछ मत कहना। तुम आजकल बहुत जबान चलाने लगी हो। अरे कभी तो अपनी गलती मान लिया करो। हमारे बेटे ने क्या कमी रखी है तुम्हारे लिए? बताओ। तुम्हारे लिए हर वक्त हाजिर रहा। जो भी तुमने कहा वो सब किया उसने। तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया, और तुमने उसके बदले में क्या दिया? बताओ जरा। जाने दो पापा, क्योंकि मैं अब समझ गया हूँ। रितिका को बस मेरी सूरत से ही प्यार था। उसने मेरे मन से कभी प्यार किया ही नहीं। और रितिका, खूबसूरती का क्या है, आज है कल नहीं। शादी के टाइम पर तुम्हारे बाल भी कितने मजबूत और लंबे थे, लेकिन अब देखो कितने पतले और छोटे हो चुके हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं अब उतना हैंडसम नहीं दिखता जितना पहले दिखता था, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है रितिका? और अगर तुम मेरी जगह होती और मैं तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करता तो तुम्हें अच्छा लगता क्या रितिका? बताओ मुझे। परम की बातें सुनकर रितिका को उसकी गलती का एहसास हो जाता है और अब उसे काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे माफ कर दो परम, और तुम सही कह रहे हो, मैं ही गलत थी, क्योंकि मेरे देखने का नजरिया ही गलत था। माफ कर दो मुझे। मैं भूल गई थी कि कैसे तुमने हमेशा अपनी जिंदगी में मुझे अपने आप से आगे रखा, मुझे हमेशा खुश रखा, और ऐसे हीरे जैसे पति को परखने में मैंने काफी देर कर दी। लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई है परम। तुम जैसे भी हो, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मुझे एहसास हो चुका है कि इंसान का मन ही होता है जो उसे दूसरों से जोड़े रखता है। रितिका की बातें सुनकर परम और उसके माता पिता उसे माफ कर देते हैं, और उस दिन के बाद से वो दोनों साथ में खुशी से रहने लगते हैं। और परम भी अब किसी से भी शर्माए बगैर खुले में गर्व से अपने गंजे सर को लेकर घूमने लगता है, और अपनी उस कमी को स्वीकार कर जीवन में हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है। वृंदा अपनी बड़ी बहू प्रीति, बड़े बेटे धीरज और छोटे बेटे कार्तिक के साथ रहती है। कार्तिक की शादी की उम्र हो चली थी, और ऐसे में वृंदा उसकी शादी आरोही नाम की एक लड़की से तय करती है, जो कि बहुत काली होती है। वृंदा आंटी, मैं दिखने में कितनी बदसूरत हूँ, और उसके बावजूद भी आप मुझे अपनी बहू बनाना चाहती हो? हाँ बेटी, हमने ना कभी काले गोरे में फर्क किया है और ना ही कभी करेंगे, क्योंकि हमारे नजरिए से सुंदरता बाहर से नहीं होती। अरे वो तो अंदर से होनी चाहिए। और तुम कितनी नेक दिल हो, तुम्हारा परिवार भी इतना अच्छा है,
और क्या चाहिए मुझे अपनी बहू में? आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। इस तरह से वृंदा आरोही और कार्तिक की शादी करा देती है। फिर शादी के बाद, ये लो आरोही, आज शाम को मुंह दिखाई है और इसके लिए तुम ये वाली साड़ी पहनो, ये तुम पर बहुत जचेगी। क्या? मुंह दिखाई? नहीं नहीं, मैं नहीं करने वाली ये रस्म। अरे बेटी, तुम्हें तो ये रस्म निभानी ही होगी। अगर हमने मुंह दिखाई की रस्म नहीं की तो मोहल्ले वाले हमें ताने कसेंगे। माँ जी, प्रीति भाभी, आप दोनों नहीं जानते कि बाहर के लोग कैसे होते हैं। सब मेरे कालेपन का मजाक उड़ाएंगे और मुझे बुरा भला बोलेंगे। मुझे अपना मुंह किसी को भी नहीं दिखाना, प्लीज माँ जी। अरे लेकिन बहू, देखो आरोही, ये दुनिया वालों से छुप कर आखिर क्या मिलने वाला है तुम्हें? और क्या पता, अगर किसी ने तुम्हें कुछ कहा ही नहीं तो हर कोई एक जैसा थोड़ी ना हो सकता है। हाँ बेटी, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। हमारे होते हुए तुम्हें कुछ बोल ही नहीं पाएगा। प्रीति और वृंदा की जिद के आगे आरोही कुछ भी बोल नहीं पाती और शाम होने पर उसे मुंह दिखाई की रस्म करनी ही पड़ती है। मोहल्ले की औरतें भी उनके घर पर इकट्ठा हो जाती है, लेकिन जब वो आरोही का काला मुंह देखती है, हाय हाय, ये क्या वृंदा बहन, बड़ी बहू तो एकदम रसमलाई जैसी है, लेकिन छोटी बहू, अरे ये तो एकदम काला जामुन है, काला जामुन। सच में वृंदा, छोटी बहू तो कोयले से भी ज्यादा काली है। लेकिन इनका परिवार तो इतना अच्छा है। कार्तिक भी कितना स्मार्ट दिखता है और उसके बावजूद भी इन लोगों ने काली बहू लाई है। जरूर कार्तिक या परिवार में ही कोई दोष होगा या फिर कोई और बात है। हाँ छबीली, तुमने सही कहा, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, वरना इतनी बदसूरत बहू तो कोई भी नहीं लाता। अरे वृंदा, कौन से कचरे से उठाकर लाई हो इस काली कलूटी को? उन औरतों की कड़वी बातें सुनकर आरोही को बहुत दुख होता है। बस कीजिए आप सब। अरे चुड़ैलो, तुम सबकी तो ऐसी की तैसी। मुझे लगा कि सब समझदार हो, लेकिन नहीं, तुम लोगों ने भी अपनी औकात दिखा ही दी। चलो अभी के अभी मेरे घर से दफा हो जाओ, वरना झाड़ू से मार मार कर एक एक को बाहर निकालूंगी मैं। नालायक कहीं की। गुस्सेल वृंदा से डरकर सारी औरतें वहां से 9-2-11 हो जाती है। देखा ना आप दोनों ने, मैंने पहले ही कहा था आपको, इसीलिए मैं मना कर रही थी, लेकिन आप दोनों ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। माफ कर दो आरोही। हाँ बेटी, हमें सच में ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन मोहल्ले की सारी बुढ़िया बेवकूफ निकली। लेकिन तुम चिंता मत करो, उन लोगों के बोलने से कुछ नहीं होने वाला, हम हैं ना तुम्हारे पास। और आरोही, कोई तुम्हें कुछ भी बोले, हमें खुद पर कोई फर्क नहीं पड़ने देना चाहिए। और तुम जैसी भी हो, बहुत ही खूबसूरत हो और मन की एकदम साफ हो, मेरा यकीन मानो आरोही। आप तो रहने ही दो भाभी, आपको मेरे दर्द के बारे में कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप गोरी हो और मैं काली हूँ। आपको भगवान ने बहुत सुंदर बनाया है, इसीलिए आपको मेरे दर्द का 1% भी अंदाजा नहीं हो सकता। इतना कहकर आरोही वहां से अपने कमरे में रोती हुई चली जाती है। आरोही के हाथ का बना खाना हर किसी को बहुत पसंद आता है और वो एक शेफ बनने की ख्वाहिश रखती है। सुंदर होने के लिए वो आए दिन महंगे महंगे क्रीम्स और फेस पैक लगाती रहती है। अरे आरोही, ये सब तुम क्या कर रही हो? तुम्हें ये सब लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मन की अच्छी हो। तुम्हें बाहर से अच्छा दिखने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाभी, आप नहीं समझ पाओगी,
क्योंकि आप दूध जैसी सफेद हो, लेकिन एक मैं हूँ जो काले अंधेरे जैसी काली हूँ। बचपन से लेकर आज तक हर किसी ने मेरा मजाक उड़ाया है, मेरा कितना तिरस्कार किया है। ये दुनिया बहुत जालिम है भाभी, इसलिए आप मुझे अपने हाल पर छोड़ दीजिए और मुझे अपने काले रंग को हटाने दीजिए। देखो आरोही, तुम्हें खुद से प्यार करना होगा और खुद को इस रंग में स्वीकारना होगा। और ये सब करने की जगह तुम अच्छे काम करो ना, क्योंकि इंसान की खूबसूरती उसके कर्मों से झलकती है, ना कि उसके तन के रंग से। आरोही प्रीति की बात पर गौर ही नहीं फरमाती। फिर एक दिन आरोही अपने घर के गार्डन एरिया में सूखे हुए कपड़ों को बकेट में भर रही होती है। तभी अचानक से वहां पर मौसी जी दामिनी आती है। दामिनी को लगता है कि आरोही एक चोरनी है, इसीलिए वो उसके पास पड़ी लकड़ी उठाकर आरोही को मारने लगती है। चोरनी कही के करेगी चोरी? बोल, करेगी चोरी? लेकिन मैं कोई चोरनी नहीं हूँ, आप मुझे मार क्यों रही है? अरे दीदी रुक जाइए, ये कोई चोरनी नहीं है, बल्कि ये तो मेरी छोटी बहू आ रही है, कार्तिक की लुगाई। हाँ मौसी जी। क्या? हाँ मौसी जी, मेरी हड्डी पसली एक कर दी आपने तो। अरे चुटकी, तुझे हमारे कार्तिक के लिए और कोई लड़की नहीं मिली क्या? दुनिया की सारी सुंदर और गोरी लड़कियां कहीं मर गई थी क्या, जो तूने इस कल्लो के साथ अपने कार्तिक की शादी करा दी? अरे दीदी, काली है तो क्या हुआ, मेरी छोटी बहू बहुत ही गुणवान और सुशील है। आप इससे पहले नहीं मिले हो ना, देखना ये आपका दिल जल्द ही जीत लेगी। और इसे काली मत बोलिए, असल में तो ये बहुत ही अच्छी है। दिख रहा है कितनी अच्छी है। अरे इससे अच्छी तो मेरी मोहल्ले की कचरे वाली दिखती है, काला टीका कहीं की। इतना कहकर दामिनी अंदर चली जाती है। आरोही, मौसी जी की बातों का बुरा मत मानना, उन्होंने तुम्हें पहली बार देखा है ना, और वो थोड़े पुराने और अजीब ख्यालों वाली है, इसीलिए उन्होंने ऐसा बोला। वरना तुम्हें तो पता ही है कि तुम तो एक हीरा हो, हीरा। बस कीजिए भाभी, असलियत तो आप भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ कि मैं कितनी गंदी दिखती हूँ। तो फिर आप और माँ जी क्यों हर बार मेरा दिल रखने के लिए मुझे झूठा दिलासा देती रहती हो? मेरी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। आरोही भी गुस्सा होकर घर के अंदर चली जाती है। फिर शाम में जब वो खाना बनाती है, तभी दामिनी उसकी प्रशंसा करती है। वाह वाह, खाना तो बहुत ही बढ़िया बनाया है तुमने तो। वैसे रंग रूप से तो तुम बहुत ही बदसूरत हो, पर तुम्हारा काम तो वाकई में अच्छा है। देखा, मैंने कहा था आपसे दीदी कि आरोही बहुत गुणवान है और इसका यही सपना है कि वो एक दिन बड़ी शेफ बने और खुद का रेस्टोरेंट खोले। ये तो बहुत गुणवान है, लेकिन गुणों के साथ साथ सुंदर दिखना भी जरूरी है। तू तो पहले से ही पागल है चुटकी, तेरी पसंद तो मुझे कभी भी भाती नहीं है। प्रीति बहू को धीरज के लिए मैंने ही चुना था। अरे मुझसे कह देती, मैं कार्तिक के लिए एक से एक बढ़कर लड़की लाती। ये क्या सड़ी हुई बहू लेकर आई है तू। देखिए दीदी, आप आरोही को बार बार उसके काले रंग के लिए बुरे बुरे ताने मत दीजिए, और अगर आपकी आंखें उसका कालापन बर्दाश्त नहीं कर पा रही तो आप यहाँ से चली जाइए। मेरी बहू का अगर कोई तिरस्कार करे, ये मैं सहन नहीं कर सकती। हाँ हाँ, तुझे तो बस कुछ बोलने की देरी है, तुरंत मिर्ची लग जाती है। फिर दामिनी उसी शाम वहां से चली जाती है। फिर एक दिन जब कार्तिक ऑफिस से घर पर आता है, तभी कमरे में हर तरफ बस कॉस्मेटिक ही पड़े होते हैं और एक क्रीम की बोतल पर उसका पैर पड़ जाता है और कार्तिक धड़ाम करके नीचे गिर जाता है।
हे भगवान, मर गया रे। क्या यार आरोही, तुमने अपने चेहरे पर ये सब क्या लगा के रखा है? कोई गोबर नहीं लगाया है मैंने, जो तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। फेस पैक लगाया है मैंने, दिख नहीं रहा क्या तुम्हें? लेकिन आरोही, इतना तामझाम क्यों करती हो तुम? हर रोज बस कुछ ना कुछ लगाती ही रहती हो तुम अपने चेहरे पर। कहीं कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए तुम्हें। और तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम जैसी भी हो, मुझे बहुत पसंद हो। नहीं कार्तिक, जरूरत है मुझे। मुझे लगा था कि शादी होने के बाद मुझे लोगों के ताने सुनने नहीं मिलेंगे, लेकिन नहीं। शादी के बाद भी मुझे सब बुरा बुरा ही बोलते हैं। जब मैं स्कूल में थी और उसके बाद कॉलेज में, हर कोई मेरा मजाक उड़ाता था। लेकिन मेरी एक सहेली ने मुझे कहा है कि इस फेस पैक से मेरा काला रंग गोरा हो जाएगा, इसीलिए चाहे जो हो जाए, मैं अपने काले रंग को गोरा बनाकर ही रहूंगी। आरोही की बातें सुनकर कार्तिक अपना सर पकड़ लेता है। फिर एक दिन आरोही, प्रीति और वृंदा तीनों एक फंक्शन में जाने वाली होती है। तभी आरोही महंगा मेकअप लगाकर अपने काले रंग को एकदम गोरा बना देती है और उसे देखकर प्रीति और वृंदा बहुत हैरान रह जाती है। अरे आरोही, तुमने इतना ज्यादा मेकअप क्यों लगाया है? हाँ बहू, जो तुम्हारा असली रंग है उसी में तुम आ जाती ना। ये सब करने की क्या जरूरत है तुम्हें? नहीं माँ जी, मुझे फिर से लोगों के ताने नहीं सुनने हैं, इसीलिए मैंने ये फुल गोरा मेकओवर किया है। लेकिन उस फंक्शन में वेटर की ट्रे से आरोही के मुंह पर जूस गिर जाता है और उसके चेहरे का सारा मेकअप निकल जाता है। तभी उसका काला रंग देखकर फंक्शन में आए लोग हैरानी से हंसने लगते हैं। अरे ये क्या, देखो भाई, मेकअप इतना गोरा, लेकिन असल में तो एकदम ये ब्लैक टी की जैसी काली है। और नहीं तो क्या, अरे कौवा जितना चाहे चूना लगा ले, लेकिन वो कभी हंस नहीं बन सकता। ये क्या किया है इसने अपने चेहरे पर? फंक्शन में आए बहुत से लोग आरोही का मजाक उड़ाते हैं और वो घर जाकर खूब रोती है। तभी उसके पास प्रीति और वृंदा आती है और उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, बस आरोही बस, आज तो तुम्हें समझ आ गया ना बेटा कि चाहे तुम बाहर से कितनी भी सुंदर दिख लो, लेकिन वो सुंदरता बस कुछ ही पल की होती है। वक्त के साथ साथ एक ना एक दिन किसी को बूढ़ा ही होना है, और वक्त के साथ सबकी बाहरी सुंदरता वैसी की वैसी नहीं रहती बेटा। हाँ रोही, एक व्यक्ति अपने विचारों से, स्वभाव से, काबिलियत से सुंदर बनता है, क्योंकि बाहरी सुंदरता तो वक्त के साथ साथ एक ना एक दिन ढलती ही जाती है। और तुम तो मेरी कितनी प्यारी बहू हो, तुम्हारे बारे में कितना भी कहूँ कम है बेटा। हाँ रोही, तुम में कितना टैलेंट है, साक्षात माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है तुम पर। और तुम हो जो अपने सपने को पूरा करने की कोशिश ही नहीं कर, बल्कि बाहर से सुंदर बनने की कोशिश कर रही हो। देखो बहू, तुम चाहे कैसी भी दिखो, लेकिन तुम्हें दुनिया वालों की बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए। तुम्हें अपनी कीमत खुद पता होनी चाहिए। तुम सच में एक बहुत ही सुंदर लड़की हो, क्योंकि तुम्हारा अंतर्मन सुंदर है। थैंक यू माँ जी, थैंक यू भाभी। आप दोनों की ये सकारात्मक बातें सुनकर अब मेरा नजरिया बदल चुका है। मैं सच में पागल थी और बेवकूफ भी, जो दुनिया वालों के लिए सुंदर बनने की कोशिश में थी। मेरी दुनिया तो आप लोग हो, और आप लोगों को तो मैं कितनी सुंदर लगती हूँ, वही मेरे लिए बहुत है। और अब से मैं अपने सपने को पूरा करने पर काम करूंगी, और मैं जैसी हूँ वैसी ही खुद को खुशी से और गर्व से स्वीकारूंगी। ये हुई ना बात। इस प्रकार अंत में आरोही खुद के काले रंग को स्वीकार कर
खुशी खुशी जीने लगती है और वो अपने सपने को भी पूरा करती है।